अखिलेश जी के कार्यालय से भी मदद मिल सकती है। तो वहाँ भी मैं उनकी आम सभा में ही मिलने गई थी। अच्छा। और वहाँ पर भी उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि किस चीज़ की पढ़ाई है और क्या करना चाहती हो पढ़ाई करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। बीते दिनों एक चर्चा सोशल मीडिया पर हुई, वो नाम है प्रिंसी प्रजापति की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रिंसी प्रजापति, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से मास्टर्स कर चुकी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को थैंक यू कहा। और उसके बाद इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर इस तरीके से हुई कि हर कोई इस बात की चर्चा करने लगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक स्टूडेंट की मदद की। सवाल उठने लगा कि आखिर प्रिंसी हैं कहाँ की, कौन सी पढ़ाई कर रही हैं, कैसे उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे अमेरिका से जुड़ी हैं प्रिंसी। प्रिंसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉल। धन्यवाद आप। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपने मास्टर्स कंप्लीट किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस विषय में आपने ये पढ़ाई पूरी की है? तो मैंने ये पढ़ाई पूरी की है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, जो मेरा विषय था। ये 2 वर्ष का प्रोग्राम था जो मैंने अभी पिछले महीने ही कंप्लीट किया है। तो क्या मतलब इसमें बेसिकली पढ़ाते क्या क्या पढ़ते हैं? तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग क्योंकि ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट से संबंधित प्रोग्राम है, तो सबसे पहले तो जो अ, इस जो ये क्लास होती है, ये बहुत ही डाइवर्स जो स्टूडेंट्स आते हैं इसको करने के लिए, इस प्रोग्राम को। तो वो जी। हर कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, और मेनली डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे मेरी क्लास में कम से कम I think all over the world. I have students from all over the world in my class. For जी। example, Africa, China, Japan, Europe, Poland. तो पढ़ाई हम लोग यहाँ पर करते हैं कि आपको भी पता है कि हम लोग, हमारी जो सबकी जिंदगियां हैं, वो हर एक की जिंदगी प्रभावित होती है पॉलिसीज से। जो भी जी। हमारे अराउंड पॉलिसीज बनती हैं, तो जो ये प्रोग्राम था वो इस बारे में था कि कैसे एक पॉलिसी बनाई जाती है, कैसे एक पॉलिसी को एनालाइज किया जाता है, एंड किस तरह से जो एक 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 जैसी समस्या पे पॉलिसीज एक जैसी नहीं हो सकती। तो पॉलिसीज आर डिफरेंट। एक ही समस्या हो सकती है, पर वो अम, उस समस्या के लिए भारत के लिए अलग पॉलिसी होगी, उसी समस्या के लिए शायद अफ्रीका में अलग पॉलिसी होगी। तो ये जो मास्टर्स प्रोग्राम था, ये पूरा उसी बारे में था कि कैसे विभिन्न समस्याओं पे डेटा एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, और किस तरह से पॉलिसी फ्रेम की जाती है, एंड देन उस पॉलिसी को फिर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है ग्राउंड पे, उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। तो दिस कोर्स वाज अबाउट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल, आपके साथ जो हमने तस्वीरें देखी उसमें शायद कोई एक और भारतीय स्टूडेंट थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि बैचलर्स की पढ़ाई जो है आपने कहाँ से की? क्या वो भी आपने विदेश से की या भारत से ही आपने पढ़ाई की? नहीं, बैचलर्स की पढ़ाई मैंने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। जी। एंड उसके बाद मैंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक किया था। ओके। अ, उसके बाद मैं राजस्थान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को। एंड मैं मुझे डेवलपमेंट स्पेस में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जी। जब मैं राजस्थान में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो एक जो एक चीज मैंने नोटिस की वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, देयर वाज अ ह्यूज ग्रेड लेवल लर्निंग गैप among those students। तो जब मैं इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, उस समय मैं कुछ तो जैसे आपने एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर लैन प्रिचेट का नाम सुना होगा जी। शायद। तो कुछ मेरे नेटवर्क में लोग थे, हार्वर्ड और एमआईटी के लोग। तो मैं उनसे डिस्कस करती थी कि जैसे यहाँ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने, उनके ग्रेड लेवल जो लर्निंग है उसमें इतना गैप है कि कभी कभी
हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से पढ़ाना शुरू करें उन्हें। क्योंकि जब कोई अंडरग्रेड करने आता है तो हम मान के चलते हैं कि 12वीं तक उसने ये पढ़ लिया होगा और उसको ये आता होगा। जी। बट एक्चुअली में जब हमने स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू किया तो हमें रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ये गैप है, वो अंडरग्रेड करने आ गए हैं लेकिन 12वीं तक जो चीजें उन्हें पता होनी चाहिए शायद वो नहीं पता है। तो इन विषयों पे चर्चा करते हुए ही मैंने ये नोटिस किया कि ये चीजें जो ये जो गैप है वो बहुत ही शुरुआती शिक्षा से शुरू हो जाता है। क्योंकि हर कोई हमारे यहाँ बहुत ही एलीट और प्राइवेट स्कूल में हर बच्चा नहीं पढ़ता है, राइट। जी बिल्कुल। तो हम लोग, भाई जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहां पर बहुत चैलेंजेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। बट जब वही एक दो पैरेलल, एक तरह से आप सोचे कि एक शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है प्राइवेट और सरकारी। पर जब बच्चे इन दोनों ही स्कूलों से निकलकर जब आप एक जॉब मार्केट में आते हैं तो जॉब मार्केट दोनों के लिए बराबर होता है। तो वहां पर फिर जो बच्चे एक मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें चैलेंजेस होते हैं। तो इस चीज ने मुझे क्लिक किया, तो मुझे लगा कि अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के साथ काम करना जरूरी है। मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है जो हमारे जो बच्चे जो फाउंडेशनल लर्निंग में हैं, जो हमारी प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काम करना ज्यादा जरूरी है। तो देन आई लेफ्ट माय टीचिंग जॉब एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। मैंने वाराणसी, मथुरा के सरकारी विद्यालयों में कुछ कार्यक्रमों के थ्रू जुड़कर काम करना शुरू किया, जिसमें से एक मथुरा में एक कार्यक्रम चलता है, शिक्षा कायाकल्प कार्यक्रम। ये बहुत ही एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, उससे जुड़कर मैंने स्कूलों में काम करना शुरू किया। एंड पिछले यानी कि आपने एमटेक के बच्चे मतलब जो बीटेक के ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं उनको छोड़कर आपने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कुछ कुछ प्रोग्राम के थ्रू। हाँ, मैंने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और इस तरह से मैंने ये डेवलपमेंट स्पेस में काम करना शुरू किया। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग कि हाउ ऑल दीज पॉलिसीज इन्फ्लुएंस्ड एवरीवन। तो हम्म। एंड फिर डेवलपमेंट स्पेस में काम करते हुए मैंने, मुझे कम से कम 6 साल हो गए थे। और क्योंकि मेरा इस क्षेत्र में कोई एकेडमिक एक्सपोजर नहीं था, और तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे कुछ और अनुभव और जो स्किल्स ग्लोबल लेवल पे एक्वायर करने की जरूरत है। एंड इस सोच के साथ ही मैंने फिर जो हमारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड एप्लीकेशन डालना शुरू किया। एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। एक सवाल मेरा ये है मतलब जब मैं आपकी ये कहानी सुन रहा हूँ तो बहुत जिज्ञासा हो रही है कि परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आपने पहले बीटेक किया, कोई बीटेक किया, एमटेक किया, एक नौकरी है, फिर आप अचानक से प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। कभी परिवार से ये विरोध नहीं आया? क्योंकि आज जिस जहाँ से हम हैं, जहाँ पे ये चीज़ें हैं, वहाँ पर अपने आप में कोई एमटेक कर ले रहा है तो बड़ी बात मानी जाती है, उसके पास नौकरी है। तो कभी परिवार से ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ आपको कि ऐसा क्यों कर रही हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि बीइंग अ अडल्ट हम्म। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और तो क्योंकि एक मुझे अपने सही और गलत फैसलों की समझ है, तो अ, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। अच्छा, तो ये बताइए आप रहने वाली कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश में से में आप कहाँ की रहने वाली, कहाँ से बचपन की पढ़ाई आपने कहाँ से की? उत्तर प्रदेश में मैं रहने वाली हूँ, बिल्हौर के पास एक गांव है, टाउन है ककवन, वहाँ पे पास में गांव है सलेमपुर, तो वहाँ की मैं अच्छा। रहने वाली हूँ। और मेरे पापा राज्य सरकार में कर्मचारी थे। एंड तो मेरी जो पूरी स्कूलिंग हुई है वो मैंने एटा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, एक जिला है। बिल्कुल। तो मेरी स्कूलिंग वहां से हुई है पूरा। एंड उसके बाद मैंने बीटेक यूपीटीयू आपने बताया। टेक्निकल से किया है, हाँ। एंड बिल्कुल। फिर मैंने तो मैं ये पूछना चाह रहा था, चूंकि आपने मेरे वीडियो में जिक्र किया कि जब आपका एडमिशन बर्कले में हुआ
तो आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी और आपने एक तरीके से कोशिश की कि आपको मदद मिले। क्या परिस्थितियाँ थी उस वक़्त और क्या था कि आपको एडमिशन में दिक्कत आ रही थी, आपको लग रहा था कि आप फीस नहीं भर पाएँगी? देखिए, हम जैसे मैं पिछले 5-6 यहाँ आने से पहले कम से हुँ, कम 6-7 सालों से मैं सिर्फ सामाजिक कार्य कर रही थी। तो हुँ, मेरी खुद की कोई बहुत इनकम नहीं थी। एंड जो जितने भी यहाँ पे यूएस में जितने भी ये प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। कम से कम 1.5 से 2 लाख डॉलर के बीच में उनका खर्चा होता है। तो मैं 2022 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क की। अच्छा, अ, तब भी मैंने बहुत कोशिश की, तो फिर मैंने सोचा कि चलो 1 साल और ट्राई कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। फिर 2023 में मैंने प्रयास किया, तो मुझे एडमिशन तो मिला, पर क्योंकि मतलब आई डिसाइडेड टू जॉइन दिस प्रोग्राम एट इन 2023। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द हाई टाइम, मुझे जाना है। एंड आई नीड टू पुट माई एफर्ट्स, और मैं प्रयास करना शुरू करूंगी तो शायद चीजें होंगी। तो एडमिशन का ऑफर लेटर मेरे पास मार्च में, फरवरी में आ गया था। एंड देन जी, आप पूरा वीजा प्रोसेस करते हैं तो उसमें 3-4 महीने का टाइम लगता है। तो मुझे लगा कि देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल द रिसोर्सेज कि कहाँ से लोन मिल सकता है। तो क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 100 की लिस्ट में है, वर्ल्ड टॉप 100। तो कुछ बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में स्कीम है कि अगर आपके पास टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है तो अ, एक एक लिमिटेड राशि आपको वहां से विदाउट कोलेटरल मिल जाती है। तो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। फिर मैंने अ, अपने दोस्तों से, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको बोला कि वो जितना भी कर सकते हैं मदद करने के लिए। पर क्योंकि जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, जी। तो मतलब होता है ना, जब आप शुरू में सोचना शुरू करते हैं तो यू जस्ट थिंक कि नहीं हो पाएगा, जस्ट यू नो जस्ट गिव हुँ। अप। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, करते हैं उसको, कुछ कुछ चीजें होंगी। फिर इस तरह से मैंने मतलब लोगों से मिलना शुरू किया। और तो आपने ज़िक्र किया कि आप जनता दरबार भी गई थी। वहाँ पर आपको क्या कहा गया कि आपको क्या क्या मदद का आश्वासन दिया गया या फिर आपकी बात सुनी गई वहाँ पे? जैसे अब जनता दरबार में आपको भी पता है, मैं गई थी लखनऊ के जनता दरबार में गई। फिर कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं गोरखपुर के जनता दरबार में जाऊं। जी, वहां पे अ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, तो शायद मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो हुँ, मैं जनता दरबार वहां बहुत मॉर्निंग में लगता है, तो मैं तुरंत जैसे ही मुझे क्योंकि हमेशा पता भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो हर हफ्ते जनता दरबार कर रहे हैं वहां पर। तो हुँ, जैसे मुझे पता चलता था कि मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार है कल, तो मैं तुरंत रात में बस पकड़ के और सुबह 3-4 बजे जाके वहां लाइन में लग के कि किसी तरह मेरी बात हो जाए या मैं उन्हें अपनी बात रख पाऊं। तो अब वही है कि क्योंकि जब वहां पे इतनी भीड़ होती है, एंड माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबसे मिलते हैं, पर वो उतना टाइम नहीं होता है शायद। मेरे मैंने उन्हें अपनी चिट्ठी दी, अपना एक्सेप्टेंस जो यूनिवर्सिटी का लेटर था वो दिया। और आश्वासन दिया जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फिर मैंने फॉलो अप किया, पर हो नहीं पाया कुछ शायद। तो बस इतना ही। बिल्कुल को तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उसके बाद आपने जिस तरीके से कहा कि अखिलेश यादव ने आपकी मदद की, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, नेता प्रतिपक्ष थे, अब सांसद हो गए, उनसे मुलाकात किसके ज़रिए हुई और उन्होंने आपसे कुछ कहा जब मुलाकात हुई तो? अम, मैं मतलब क्योंकि मैं हर किसी को रीच आउट कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पैसों की व्यवस्था करनी थी वीजा एप्लीकेशन डालने के लिए भी। तो कुछ लोगों से मुझे पता चला कि माननीय अखिलेश जी के कार्यालय से भी मदद मिल सकती है।
तो वहां भी मैं उनकी आम सभा में ही मिलने गई थी। अच्छा। और वहां पर भी उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि किस चीज की पढ़ाई है, और क्या करना चाहती हो पढ़ाई करके। तो मैंने उन्हें बताया कि किस चीज से संबंधित पढ़ाई है, और मैं जो जो सामाजिक समस्याओं पे यहाँ काम कर रही हूँ, और ये पढ़ाई भी उसी बारे में है। और इस पढ़ाई को करके जो भी मैं स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करूंगी, मैं डेफिनेटली उसको अपने देश प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। पर उसके लिए पहले मुझे पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने बस मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी, और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बस इतना ही मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा, तो फिर आपको पार्टी की तरफ से मदद मतलब पार्टी के लोगों ने फिर आपको मदद पहुंचाई। जी। तो अब कुछ कहना चाहेंगे आप अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि मेरी जानकारी तो यह है कि वो यूपी तक देखते हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं कि हमने ये वीडियो यूपी तक पर देखा। तो अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर कहिए। मैं तो सिर्फ उनको धन्यवाद, मुझे लगता है धन्यवाद शब्द भी शायद छोटा शब्द है, जो जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद की है। और मुझे नहीं पता कि वो तो इतने लोगों की मदद करते होंगे, पता नहीं मैं उन्हें याद भी होंगी या नहीं। क्योंकि जब मैंने अपना प्रोग्राम खत्म किया, तो मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू जितने भी लोगों ने मेरी मदद की उस कठिन परिस्थितियों में, मैंने सबको एक्नॉलेज किया। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, अखिलेश सर का एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, पर मुझे नहीं पता कि वो उनका असली प्रोफाइल है या नहीं। तो मैं सिर्फ उन तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि उन्होंने जो भी मदद की है, वो एक अच्छे कार्य के लिए मदद की है। और मैं ये जस्ट अपना एक मैसेज उन्हें देना चाहती थी। एंड इसीलिए मैंने अपना एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था, जस्ट टू मेक श्योर कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा। एंड मैं जस्ट उनको बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं उन्हें आश्वासन देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद की है, आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं भी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकती हूँ वो करूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि छोटी से छोटी जो हेल्प होती है वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ कर दें किसी के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा भी कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तो बिल्कुल प्रिंसी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भविष्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं कि आप लोगों की मदद करें और अच्छा करें। फिलहाल आपने यूपी तक से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देखा ये बातचीत, आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।